हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए आपकी परीक्षा के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलें। आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाएं, यहाँ से सवाल छपने की प्रबल संभावना रहेगी। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने पहले सवाल को लेकर। हमारा पहला सवाल कहता है कि फीफा विश्व कप 2018 का विजेता कौन सा देश बना था। दोस्तों 2023 की सारी परीक्षाओं के लिए फीफा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों फ्रांस बना था, अर्जेंटीना बना था, क्रोएशिया बना था या कि मोरक्को बना था। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। फीफा विश्व कप 2018 इसका विजेता कौन सा देश बना था, तो आपको नोट करके रखना है, ये फ्रांस बना था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों करते हैं फीफा का पोस्टमार्टम। दोस्तों 2022 इसका विजेता कौन है, तो आप सब जानते हैं कि अर्जेंटीना है। रटा हुआ सवाल है। आइए दोस्तों बहुत सारी जानकारी आपको फीफा के बारे में बताता हूँ। इसका दोस्तों 2022 इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था, कतर दोहा में। कतर दोहा में इसका दोस्तों आयोजन हुआ था, किसका, फीफा का। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए इसका शुभंकर क्या था, तो आप कहेंगे लाइव इसका शुभंकर था। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि कौन सी फुटबॉल से ये वर्ल्ड कप खेला गया था, तो आप कहेंगे अल रहेला। ये दोस्तों फुटबॉल का नाम है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अल रहेला इस फुटबॉल को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है एडिडास कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि फीफा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे ज्यूरिक में इसका मुख्यालय स्थित है। और फीफा के वर्तमान में हेड कौन है, इन्फेंटिनो ये दोस्तों इसके वर्तमान में हेड हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए गोल्डन बॉल, अगर आपसे कहा जाए कि गोल्डन बॉल ये दोस्तों किसको मिली है, ये लियोन मेसी को मिली है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए गोल्डन ग्लव्स, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ये दोस्तों एक खिलाड़ी है एम्बेपे दोस्तों एम्बेपे करके खिलाड़ी हैं, इनको गोल्डन ग्लव्स मिले हैं। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि गोल्डन शूज कौन से, दोस्तों गोल्डन शूज ये किसको प्राप्त हुए हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। खुशी पटेल ने जीता है, हरनाथ संधू ने जीता है, सिनाता चौहान ने जीता है कि सरगम कौशल ने जीता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों मिसेज वर्ल्ड 2022 इसका खिताब किसने जीता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों सरगम कौशल के द्वारा जीता गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सरगम कौशल इनका संबंध किस राज्य से है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर। कहाँ से हैं ये, जम्मू कश्मीर। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, कौन, सरगम कौशल। आइए दोस्तों बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। दोस्तों खुशी पटेल, अगर आपसे पूछा जाए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड, दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड 2022 इसका खिताब किसने जीता, ये खुशी पटेल ने जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो आप सबको नोट करके रखना है, ये राजस्थान की रहने वाली हैं। ये सारे सवाल आपकी कॉपी में छपे होने चाहिए, अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। दोस्तों यहाँ पर एक नाम दिया हरनाथ संधू, ये दोस्तों कौन है, मिस यूनिवर्स। दोस्तों मिस यूनिवर्स कौन है, ये हरनाथ संधू हैं। और ये दोस्तों कहाँ की रहने वाली हैं, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, अति महत्वपूर्ण। ये दोस्तों चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। दोस्तों मिस यूनिवर्स ये कौन से क्रम की हैं, ये तीसरे क्रम की हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी, इजराइल में। कहाँ पर, इजराइल में।
इजराइल में हुई थी, इसको भी आपको नोट करके रखना है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता जो कि इजराइल में संपन्न हुई थी वो कौन से क्रम की थी। इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत ने किस देश को डोर्नियर 228 विमान सौंपा है। जापान को, श्रीलंका को, इंडोनेशिया को कि बांग्लादेश को। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। भारत ने किस देश को डोर्नियर 228 विमान सौंपा है, तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है ये दोस्तों। श्रीलंका को दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए दोस्तों श्रीलंका की बात आइए तो कुछ जानकारी आपको श्रीलंका के बारे में होनी चाहिए। दोस्तों श्रीलंका, इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप कहेंगे दिनेश गुणवर्धने। कौन है? दिनेश गुणवर्धने। दोस्तों दिनेश गुणवर्धने इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों इसके अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति दोस्तों कौन है, तो आप कहेंगे रनील विक्रमसिंघे। रनील विक्रमसिंघे ये दोस्तों इसके वर्तमान में कौन है, दोस्तों राष्ट्रपति हैं। अगर दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, जल्दी से दोस्तों बताएं। श्रीलंका की कैपिटल कौन सी है, तो आप कहेंगे जयवर्धनेपुरे कोट्टे। इसको आप ध्यान में रखें, जयवर्धनेपुरे कोट्टे ये दोस्तों इसकी राजधानी है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों ऑप्शन में कोलंबो भी दे के रखा होगा, लेकिन उसको आपको सही नहीं मानना है, वो गलत जवाब है। इसको आप ध्यान में रखें। प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है, दिनेश गुणवर्धने। प्राइम मिनिस्टर यानी कि दोस्तों अपने राष्ट्रपति उनके कौन है, रनील विक्रमसिंघे। और दोस्तों वहाँ की कैपिटल क्या है, जयवर्धनेपुरे कोट्टे। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है। जल्दी से कोई दो युद्धाभ्यास के नाम आपको कमेंट में छाप कर बताने हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है। मीराबाई चानू को बनाया गया है, पीटी ऊषा को बनाया गया है, निखत जरीन को बनाया गया है कि मनीषा कल्याण को बनाया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। भारतीय ओलंपिक संघ इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखेंगे। ये दोस्तों पीटी ऊषा को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इनको और क्या कहते हैं, पयोली एक्सप्रेस। नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पयोली एक्सप्रेस, इनको दोस्तों पयोली एक्सप्रेस और उड़न परी के नाम से जाना जाता है। आप इसको भी आप नोट करके रखें। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ इसकी दोस्तों कोई महिला अध्यक्ष बनाई जा रही है, वो भी एक खिलाड़ी। इसको आप नोट करके रखें। इसको आप दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको नोट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों मीराबाई चानू, आप सबको पता है इनका संबंध किससे है, वेट लिफ्टिंग से है। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीता था 49 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों निखत जरीन, इनका संबंध किससे है, बॉक्सिंग से है। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। और दोस्तों आपको नोट करके रखना है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि दोस्तों तुर्की में संपन्न हुई थी, वहां पर भी दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसने, निखत जरीन ने। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है। इस सवाल के ऊपर भी आप स्टार लगाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मनीषा रामदास को चुना गया है, मनीषा कल्याण को चुना गया है, एलिना रिवाकीना को चुना गया है या एशले बार्टी को चुना गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है, तो आप नोट करके रखें। ये दोस्तों मनीषा कल्याण को चुना गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे कहा जाता बैडमिंटन ऑफ द ईयर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपसे कहा जाता बैडमिंटन ऑफ द ईयर, बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दोस्तों किसको मिला है, ये किसको चुना गया है, ये मनीषा रामदास को चुना गया है। दोस्तों बैडमिंटन वाला किसको चुना गया, मनीषा रामदास को। इसको भी आप नोट करके रखें, ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब दोस्तों महिला फुटबॉलर की बात करेंगे तो मनीषा कल्याण का नाम आपको याद होना चाहिए। दोस्तों वर्तमान में फुटबॉल महासंघ के हेड कौन है, तो आप सबको पता है कल्याण चौबे जी हैं। कौन है, कल्याण चौबे।
कल्याण चौबे दोस्तों वर्तमान समय में फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, कल्याण आ रहा है, और यहाँ पर भी दोस्तों कल्याण आ रहा है। इसको आप ऐसे रिलेट कर कर याद कर सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। मनीषा रामदास को चुना गया है क्या दोस्तों, महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर। किसको चुना गया, मनीषा रामदास को। अगर आपसे कहा जाए मनीषा कल्याण को क्या चुना गया है, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि SDG 6 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 से संबंधित लक्ष्य कौन सा है। गरीबी का खात्मा करना, कोई भूखा ना रहे, सब स्वस्थ रहें, या बेहतर शिक्षा हो। इसका क्या होगा जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये दोस्तों कुल कितने गोल निर्धारित किए गए हैं, तो आप सबको पता है ये कुल 17 गोल निर्धारित किए गए। कितने, 17 गोल। लेकिन दोस्तों आपको 17 गोल याद नहीं रखने हैं। शुरुआत के आप 5 से 6 याद कर लीजिएगा, उसी में से दोस्तों आपका सवाल बन जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको मैं यहाँ पर पूरा विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, इससे संबंधित दोस्तों कौन सा है कि सभी लोग स्वस्थ रहें। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों पहला गोल कौन सा है, गरीबी का खात्मा करना। जब हम गरीबी का खात्मा करेंगे उसके बाद दोस्तों कोई भूखा नहीं रहेगा। दूसरा गोल कौन सा है, कोई भूखा ना रहे। जब दोस्तों कोई भूखा नहीं रहेगा तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तीसरा गोल कौन सा है, सब स्वस्थ रहें। जब दोस्तों सब स्वस्थ रहेंगे तो सबको बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। चौथा गोल कौन सा है, बेहतर शिक्षा। दोस्तों पांचवा गोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोस्तों क्या है, लिंग समानता, लिंग के प्रति समानता, लिंग के प्रति समानता। जब हम दोस्तों शिक्षित हो जाएंगे तो हम ये लिंग का भेदभाव नहीं करेंगे। इसको आप नोट करके रखें। यह सवाल भी आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित नहीं हुआ है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आज की जो वीडियो है खेल विशेषांक को लेकर है। आपको खेल विशेषांक के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल यहाँ पर नोट कराए जाएंगे। हमारा उसी में से एक सवाल पूछा गया कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पर नहीं हुआ है। भुवनेश्वर में नहीं हुआ है, गोवा में नहीं हुआ है, नवी मुंबई में नहीं हुआ है, कि मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसको आप नोट करके रखें। इसका आयोजन अपने भारत देश में हुआ था, और भारत देश में भी दोस्तों कहाँ कहाँ हुआ है, ये भुवनेश्वर में हुआ है, गोवा में हुआ है, नवी मुंबई में हुआ है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों आपको पता लग गया होगा इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है, अपने भारत देश के अंदर हुआ है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए इसका विजेता कौन बना है, विजेता, इसका दोस्तों विजेता बना था स्पेन। कौन बना है, स्पेन इसका विजेता रहा था। और इसका दोस्तों उपविजेता, अति महत्वपूर्ण, आजकल दोस्तों विजेता कम उपविजेता ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसका दोस्तों उपविजेता कौन था, तो आप कहेंगे कोलंबिया। कोलंबिया दोस्तों, कोलंबिया इसका उपविजेता थी। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए इसका शुभंकर क्या है, शुभंकर, इसका शुभंकर दोस्तों था ईभा। ईभा इसका शुभंकर था। इसको भी आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, और सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। दोस्तों मील का पत्थर साबित होगी यह क्लास आप सभी के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन बना है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल। दोस्तों वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन रहा है। दिल्ली दबंग दिल्ली रहा है, पुनेरी पल्टन रहा है, जयपुर पिंक पैंथर्स रहे, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 इसका विजेता कौन बना है, तो आपको नोट करके रखना है जयपुर पिंक पैंथर्स। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों किसको हराया है इन्होंने पुनेरी पल्टन को हराया है, यानी कि उपविजेता कौन है, पुनेरी पल्टन।
आपको विजेता और उपविजेता दोनों याद रखने हैं। दोनों सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों विवो प्रो कबड्डी लीग, इसका विजेता कौन है? जयपुर पिंक पैंथर्स। और इसका उपविजेता कौन है? पुनेरी पल्टन। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए ये दोस्तों कौन से क्रम की दोस्तों लीग थी, ये दोस्तों 9वें क्रम की थी। इसको भी आप नोट कर लें, ये 9वें क्रम की थी। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जा सकता है कि 8वें क्रम की किसने जीती थी, तो 8वें क्रम की जीती थी दबंग दिल्ली ने। आप सबको याद होगा, ये सवाल भी मैंने कई बार आपको नोट कराया था पहले। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि एबेल पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है। दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कार आपकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। डॉक्टर सिंथिया जबिक को मिला है, डेनिस सुलेबिन को मिला है, चारुदत्ता मिश्र को मिला है या बालकृष्ण दोषी को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। एबेल पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों मिला है डेनिस सुलेबिन को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे प्रश्न कहा जाए कि एबेल पुरस्कार इसका संबंध किससे? मैथमेटिक्स यानी कि गणित से संबंधित है। ये दोस्तों मैथमेटिक्स से संबंधित है। और किस लिए मिला है? टोपोलॉजी के लिए मिला है। ये भी सवाल आपसे पूछा सकता है, टोपोलॉजी। ये दोस्तों टोपोलॉजी के लिए दिया गया है। अब दोस्तों सवाल बनता है कि गणित दिवस ये कब मनाया था? 22 दिसंबर। इसको भी आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट कर कर बताएंगे कि गणित दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बातें करते हैं। डॉक्टर सिंथिया जबिक, इनको क्या मिला है? राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार। क्या मिला है? राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार। राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है। ये दोस्तों डॉक्टर सिंथिया जबिक को मिला है। चारुदत्ता मिश्र, इनको दोस्तों क्या मिला है? विटली अवार्ड। विटली अवार्ड इनको मिला है। किसको? चारुदत्ता मिश्र को। बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल। रॉयल गोल्ड मेडल ये दोस्तों किसको मिला है? ये मिला है बालकृष्ण दोषी को। इसको भी आपको नोट करके रखना है। ये सारे सवाल आप अपनी कॉपी में 1 लाइनर नोट्स के रूप में नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था आज का जो सेशन है वो खेल विशेषांक के ऊपर ज़्यादा जोर रहेगा यहाँ पर। तो आप सारे सवालों को ध्यानपूर्वक देखते चलें, नोट करते चलें। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? दिलीप तिर्की को बनाया गया है, मोहम्मद तैयब इकराम को बनाया गया है, रोजर बिन्नी को बनाया गया है, कल्याण चौबे को बनाया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो आपको नोट करके रखना है। मोहम्मद तैयब इकराम को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कौन दोस्तों? राष्ट्रीय, अगर आपसे कहा जाता है राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसके अध्यक्ष कौन बने, तो आप कहते दिलीप तिर्की साहब बने हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो आप कहेंगे मोहम्मद तैयब इकराम। इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। रोजर बिन्नी, इनको क्या बनाया गया? बीसीसीआई इसका दोस्तों हेड किसको बनाया गया? रोजर बिन्नी साहब को बनाया गया है। और कल्याण चौबे मैंने अभी आपको बताया है कि फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि व्याधि तालुक साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा वाला सवाल। केरल में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है कि महाराष्ट्र में हुआ है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आपको नोट कर लेना है। ये दोस्तों हुआ है तमिलनाडु के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर ही नहीं, आपसे पूछा जा सकता है कि व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन ये दोस्तों किस भाषा के लिए हुआ है। ये दोस्तों भाषा भी लिख लीजिएगा आप, कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा है? कन्नड़।
ये दोस्तों कन्नड़ भाषा के लिए हुआ है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखेंगे। कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु के अंदर हुआ है। दोस्तों तमिलनाडु आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए डुगोंग संरक्षण डुगोंग संरक्षण केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। डुगोंग क्या है? यह एक समुद्री गाय है, आप सबको पता है, और ये एक स्तनधारी है, इसको आप नोट करके रखें। तमिलनाडु का ये दोस्तों T+2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो आपको ध्यान में रखना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इसको दिया गया है, इसको भी आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आपको नोट करके रखना है। इसको आप दोस्तों अपने खुद से बताएंगे 8 अक्टूबर होगा कि और कोई डेट होगी, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर ही बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है? ये सवाल मैं आपको 3 से 4 बार नोट करा चुका हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है, जगदीप धनखड़ को मिला है, वेंकैया नायडू को मिला है कि विनय मोहन क्वात्रा को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों मिला है वेंकैया नायडू को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और वेंकैया नायडू दोस्तों कौन थे? भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, आप सबको पता है। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। द्रौपदी मुर्मू ये दोस्तों कौन है? ये भारत के राष्ट्रपति हैं, सबको पता है, लेकिन किसको हराकर बनी? यशवंत सिन्हा। ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। यशवंत सिन्हा इनको दोस्तों हराकर बनी है कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। जगदीप धनखड़ ये दोस्तों कौन है? ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन किसको हराकर बने? मार्गरेट आल्वा को। मार्गरेट आल्वा इनको दोस्तों हराकर बने कौन? जगदीप धनखड़ जी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल होंगे, इनको नोट करके रखें। विनय मोहन क्वात्रा ये दोस्तों कौन है? विदेश सचिव हैं, आप सबको पता है। अपने गृह सचिव का क्या नाम है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताइएगा। ये अपने विदेश सचिव हैं, इनको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि जीन बैंक परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। जीन बैंक परियोजना इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका संबंध है महाराष्ट्र से। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों जीन बैंक परियोजना किस राज्य की योजना है? महाराष्ट्र की। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। उत्तराखंड, अगर आपसे कहा जाए हिम प्रहरी योजना, हिम प्रहरी योजना इसका संबंध दोस्तों किससे है? ये उत्तराखंड से। केरल, केरल की दोस्तों एक योजना है मेडिसेफ, मेडिसेफ ये दोस्तों केरल की योजना है। दोस्तों हरियाणा, यहाँ पर एक चीज़ नोट करके रखिएगा, 22 जनवरी 2015 यहीं से दोस्तों शुरू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कहाँ से? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? पानीपत, हरियाणा से हुआ था। और कब हुआ था? 22 जनवरी 2015। इसको भी आप ध्यान में रखें। तो आपका सही जवाब क्या होगा? जीन बैंक परियोजना का महाराष्ट्र, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट में बताएंगे एक जिला एक उत्पाद योजना ये किस राज्य की योजना है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर ही बताना है। दोस्तों उसी राज्य की एक योजना है पंचामृत योजना, ये भी आपको बताना है ये दोनों योजनाएं किस राज्य की हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा पॉलिटी का लल्लन टॉप सवाल है कि भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों भूमि सुधार इससे संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो आपको ध्यान में रखना है अनुसूची 9। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बातें करते हैं। दोस्तों अनुसूची 9 ये दोस्तों कब से? 1951 कौन सा संविधान संशोधन है? पहला संविधान
संशोधन कब का है? 1951 का है। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा हमारे समूह संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। आप सबको रटा हुआ है दोस्तों। अनुसूची 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसके ऊपर दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा। इसके अंदर कितने राज्यों का विवरण है? 4। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और एक लास्ट कौन सा? मेघालय। ये दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख किसके अंदर? अनुसूची 6 के अंदर है। इसको आप नोट करके रखें दोस्तों। अनुसूची 7 इसके अंदर क्या है? इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताएंगे आप। अनुसूची 8 में क्या है? तो आप सबको रटा हुआ है, भाषाओं का उल्लेख है। जो संविधान में 22 भाषाएं, उसका उल्लेख किसके अंदर है? अनुसूची 8 के अंदर है। अब दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि अनुसूची 7 इसके अंदर दोस्तों क्या है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी, 1942 में हुई थी, 1932 में हुई थी या 1931 में हुई थी? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है दोस्तों। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता है ये कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। राष्ट्र भारतीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया था? तो आप कहेंगे 29 जून को मनाया जाता है। और किसके दोस्तों जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? पीसी महालनोबिस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। इतनी जानकारी दोस्तों आपको प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बातें करते हैं। 1907 याद कीजिएगा दोस्तों, किसकी स्थापना हुई? टिस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? टाटा आयरन स्टील दोस्तों कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको लिखना 1907 में। और कहाँ पर? साक्षी जमशेदपुर झारखंड। इसको आप नोट करके रखें। 1942 दोस्तों याद कीजिएगा किसकी स्थापना हुई है? CSIR। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1942 में। और इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। इस सवाल को आप नोट करके रखें। कौन बनाई गई? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। 1932 एयर इंडिया की स्थापना हुई है। किसकी? एयर इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 1932 में। और इसके हेड कौन है? कैंपबेल इसके हेड हैं। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि पंचायत के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पंचायत का उल्लेख किस में है? 243 के अंदर है। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। अब हमसे सवाल पूछा गया कि पंचायत के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243C, अनुच्छेद 243D। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको 4 सवाल बताने वाला हूँ, 4 से 5 सवाल, इसको आप ध्यान में रखें दोस्तों। पंचायत के कार्यकाल का उल्लेख ये किस अनुच्छेद में है? तो आपको कहना है अनुच्छेद 243E। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट कर लें दोस्तों। बात करते हैं अनुच्छेद 243A। इसके अंदर दोस्तों क्या है? ग्राम सभा का गठन है। क्या है? ग्राम सभा। इसका उल्लेख दोस्तों किसके अंदर है? ये अनुच्छेद 243A के अंदर है। 243C इसके अंदर क्या है? ग्राम सभा की पंचायत की संरचना। इसका उल्लेख किसके अंदर है? अनुच्छेद 243C। डी के अंदर दोस्तों क्या है? आरक्षण। डी के अंदर क्या है? आरक्षण का उल्लेख है। इसको आप नोट करके रखें। इतने सवाल आपको याद होने चाहिए। अगर दोस्तों 243I ये किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है। किससे? वित्त से। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए 243K ये किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है, यानी कि वोटिंग से संबंधित है। 243G ये किससे संबंधित है? पंचायत की शक्ति से संबंधित है। इतनी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है दोस्तों। मैंने आपको कितने सवाल बताए? यहाँ पर 6 से 7 सवाल बताए हैं। 243E इसका संबंध किससे? कार्यकाल से है। 243A इसका संबंध किससे? पंचायत की ग्राम सभा से संबंधित है। ये जितनी बातें की जा रही हैं सबकी सब पंचायत के संबंध में की जा रही हैं। 243C पंचायत की संरचना, 243D पंचायत पर आरक्षण, 243I पंचायत के वित्त से संबंधित है, 243K पंचायत के चुनाव से संबंधित है, 243
347 जी पंचायत की शक्ति से संबंधित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये सवाल भी अपने आप में एकदम लल्लन टॉप सवाल है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इसका सेलिब्रेशन कब किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखे हैं, यहाँ पर एक सही है दोस्तों 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बातें करते हैं। 23 दिसंबर इसको क्या मनाया था? किसान दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, किसान दिवस, या दोस्तों आप कह सकते हैं अन्नदाता दिवस। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों कब मनाया जाता है? किसान दिवस। और किसके जन्म दिवस? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, इनके दोस्तों जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है किसान दिवस। इसको आप नोट कर लें। दोस्तों 22 दिसंबर मैथमेटिक्स डे यानी कि गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, सुशासन दिवस यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को क्या बनाते हैं? सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे। दोस्तों 26 दिसंबर इसको दोस्तों कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाएगा इस बार पहली बार? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। कई बार इस सवाल को मैंने आपको नोट कराया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मंगलयान को किस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? PSLV C-52, PSLV C-25, PSLV C-11, PSLV C-53। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों लॉन्चिंग व्हीकल अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों मंगलयान इसको किस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है PSLV C-25 के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बातें करते हैं। PSLV C-52 तो आप सबको पता है EOS 04। दोस्तों 2022 का पहला उपग्रह कौन सा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कौन सा दोस्तों? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। इसको दोस्तों किस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C-52 के द्वारा। कब किया गया था? 14 फरवरी को किया गया था। आप सबको याद होगी ये डेट 2022। इसको आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों बात करते हैं और सवाल को लेकर। PSLV C-11 इसको चंद्रयान फर्स्ट इसको दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? तो आप कहेंगे PSLV C-11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। PSLV C-53 इसके द्वारा दोस्तों सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? ये PSLV C-53 के द्वारा। इसको भी आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि SSLV इसके द्वारा किसको लॉन्च किया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा गया है? ये ऐसे सवाल हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, कई सारी परीक्षाओं में। वितिस्ता कहा गया है, अस्कनी कहा गया है, परुष्णी कहा गया है कि अगन्या कहा गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चेनाब नदी इसको दोस्तों वेदों में क्या कहा गया है? तो आपको ध्यान में रखना है अस्कनी कहा गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं वितिस्ता, इसको दोस्तों क्या है? दोस्तों परुष्णी किसको? रावी नदी को कहा गया है। अब जल्दी से दोस्तों बताएं कि वितिस्ता नदी किस नदी को कहा गया है, जल्दी से बताएं। अगन्या। दोस्तों वेदों में किसको? गाय को। वेदों में गाय को क्या कहा गया? अगन्या कहा गया है। और दोस्तों वेदों में रावी नदी को क्या कहा गया? परुष्णी कहा गया है। चेनाब नदी को दोस्तों क्या कहा गया है? अस्कनी कहा गया है। दोस्तों नोट करके रखें झेलम। अगर आपसे कहा जाए झेलम नदी, इसको दोस्तों क्या कहा गया है? वितिस्ता कहा गया है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों अस्कनी यानी कि चेनाब नदी, इस पर दोस्तों एक परियोजना है सलाल परियोजना। किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। सलाल हो गया बगली हाल। ये परियोजनाएं भी आप नोट करें। सलाल, बगली हाल, पकलडुम, दुलहस्ती। ये सब की सब परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे चेनाब नदी पर है। दोस्तों झेलम नदी पर 1-2 परियोजना, तुलबुल
परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे सवाल नदियों से संबंधित हैं, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? शुद्रक की पुस्तक है, जयदेव की पुस्तक है, अबुल फजल की है या अलबरूनी की है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों किताब उल हिंद ये किसकी पुस्तक है? तो आप सबको इसका जवाब रटा हुआ होगा। ये पुस्तक है अलबरूनी की। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें। दोस्तों अबुल फजल इसकी दोस्तों कौन सी? अकबरनामा। अकबरनामा ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों अबुल फजल की पुस्तक है। दोस्तों जयदेव इनकी दोस्तों पुस्तक क्या नाम है? जल्दी अभिनय जयदेव इनकी पुस्तक का क्या नाम है? शुद्रक। इनकी तो मृक्षकटिकम। मृक्षकटिकम ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? शुद्रक की पुस्तक है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। अभिनय जयदेव इनकी दोस्तों पुस्तक का क्या नाम है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों कैसी लगी आज की आपको क्लास? कैसे लगे सवाल? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहे। और दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर कर दें जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बना कर रखें।